ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ श्री एकेडमी। गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है लिटरेचर के अंदर, वो हम मॉडर्न राइटर को ही मैं लेके आई हूँ। तो जो आज की जो हमारी राइटर है वो है वर्जीनिया वुल्फ को करेंगे गाइस हम। तो आज की जो राइटर है हमारी वर्जीनिया वुल्फ है। तो ये भी जो है गाइस 20th सेंचुरी की राइटर हैं और ये मॉडर्न राइटर कह सकते हो आप इसको, मॉडर्न राइटर हैं ये भी। तो इनके बारे में इंपॉर्टेंट क्या है गाइस, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, जो वर्जीनिया वुल्फ जो इनकी फीचर्स हैं वो उनके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो ये है, ये कह लीजिए ग्रुप की मेंबर थी और उस ग्रुप का नाम था ब्लूम्सबरी ग्रुप। ब्लूम्सबरी ग्रुप था। तो ये क्वेश्चन बन सकता है गाइस। तो ये ब्लूम्सबरी ग्रुप से जो है रिलेटेड थी ये जो वर्जीनिया वुल्फ थी। तो ये क्या किन लोगों का ग्रुप था गाइस, तो ये जो है ब्लूम्सबरी ग्रुप जो है ये जो आर्टिस्टिक लोग थे उस टाइम के, आर्टिस्टिक या फिर आप राइटर लोगों, जो राइटर थे, पोइट्स थे, ये उनका ग्रुप था। तो ये जो है ये इंपॉर्टेंट है गाइस की जो है वर्जीनिया वुल्फ जो है किस से रिलेटेड है। तो वर्जीनिया वुल्फ जो है ब्लूम्सबरी ग्रुप से रिलेटेड है। इनके फादर भी और इनकी मदर भी जो है गाइस, वैसे इनके लाइफ हिस्ट्री के बारे में इतना जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें इतना पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत आइडिया, क्योंकि उससे ये हो जाएगा कि हमें इसका बैकग्राउंड थोड़ा समझ में आ जाएगा। तो वर्जीनिया वुल्फ जो है गाइस वो जो है उनके पेरेंट्स जो है वो भी एक किस्म से राइटर ही थे और वो प्री रैफेलाइट्स जो राइटर थे उनसे जुड़े हुए, उस ग्रुप से, उस मूवमेंट से जुड़े हुए थे, प्री रैफेलाइट्स मूवमेंट से इनके फादर। तो इनका जो है जन्म जो ये कह सकते हैं एक ऐसी फैमिली में हुआ है जो ऑलरेडी जो है लिटरेरी फैमिली में ये पैदा हुई है। तो लिटरेरी जो टर्म है या लिटरेरी जो स्किल है इनको जो है बाय बर्थ मिली हुई है। तो और फिर जो है गाइस इनका जो नेचर है, इन्होंने जो जिस चीज़ के ऊपर लिखा है वो उसकी भी बात करेंगे। ये जब 13 इयर्स की थी तो इनकी मदर की जो है डेथ हो गई थी, मदर एक्सपायर हो गई थी इनकी। तो वो जो है इनको इतना मतलब कि सदमा लगा उस चीज़ से, तो ये इन्होंने अपने आप को एक किस्म से कट ऑफ कर लिया और उसका बहुत ज़्यादा इनके ऊपर जो है, इनके माइंड के ऊपर जो है आघात पहुंचा और वही चीज़ जो है इन्होंने अपने वर्क में भी शो की है। तो अब इनके वर्क की बात करेंगे और जो इन्होंने एक टेक्निक का यूज़ किया है जो बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है उसकी भी बात करेंगे गाइस। तो चलते हैं आगे। तो गाइस जो वर्जीनिया वुल्फ है उन्होंने जो है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की एक जो है टर्म यूज की है अपने सभी वर्क में। एक्चुअली में गाइस होती क्या है इसकी भी बात करेंगे। और इसी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को जो है इंटीरियर मोनोलॉग भी बोला जाता है। इंटीरियर मोनोलॉग, इंटीरियर मोनोलॉग क्या होता है? मोनोलॉग आपको पता होगा, एक ड्रामेटिक मोनोलॉग भी होता है और इंटीरियर मोनोलॉग भी होता है। तो मोनोलॉग का मीनिंग होता है जो बातचीत होती है, इंटीरियर ये होता है जो हम अपने मन में अपने अंदर अंदर बात करते हैं। एक ये होता है कि हम दूसरों से बात करते हैं, ड्रामेटिक मोनोलॉग भी सुना होगा। तो ये टर्मिनोलॉजी है गाइस और ये टेक्निक्स है एक किस्म की जो राइटिंग की जाती है या पोइट्री लिखी जाती है या फिर जो नॉवल वगैरह है उनका जो भी थीम लिखा जाता है वो जो है किसी ना किसी टेक्निक के अंडर में आके लिखा जाता है। तो जो वर्जीनिया वुल्फ है उन्होंने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के ऊपर लिखा है। तो पहले तो ये बात करते हैं कि ये टर्म जो है क्या वर्जीनिया वुल्फ ने जो है मतलब कि कॉइन की है। तो गाइस जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है वो वर्जीनिया वुल्फ ने कॉइन नहीं की है, ये विलियम जेम्स हैं। इन्होंने, विलियम जेम्स ने सबसे पहले कॉइन की। कॉइन का मतलब ये होता है जिसने बनाई है, विलियम जेम्स ने इसको कॉइन किया है, कॉइन्ड इट। और उनकी जो बुक है किस में इन्होंने पहली बार यूज किया था विलियम जेम्स ने, इनकी बुक का नाम था द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। ये 1890 के अंदर आई थी गाइस। इसके अंदर इन्होंने जो है यूज किया है, विलियम जेम्स ने इस टर्म को पहली बार यूज किया। उसके बाद जो है जेम्स जॉयस हैं उन्होंने इनको अच्छे तरीके से यूज किया और जो है वर्जीनिया वुल्फ ने इनको यूज किया। तो एक्चुअल में ये टर्म होती क्या है, वैसे आपको नाम से क्लियर हो गया हो, कॉन्शियसनेस चेतना होती है और इंटीरियर मोनोलॉग के नाम से आपको क्लियर हो गया होगा कि ये क्या होती है। तो ये क्या होती है गाइस की जो मन में थॉट्स आते हैं, जो विचार आते हैं,
तो किसी तरह के जो मन में विचार हैं या थॉट्स हैं, तो उसका जो है एक किस्म से आप ये कह सकते हो कि उनको लिखना। और इसमें जो भी नॉवल या जो भी वर्क लिखा जाता है वो विदाउट पंचुएशन होता है, मतलब कि जो पढ़ने वाला है शायद उसको उसका लिंक ही ना समझ में आए कि ये लिखा क्या जा रहा है। कभी कोई बात जैसे माइंड में आ जाती है ना, कि कभी कुछ आ गया दिमाग में, कभी कुछ आ गया, तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस वो टेक्निक होती है, यानी जैसे माइंड के थॉट्स होते हैं उनको एज इट इज लिखना और वो विदाउट पंचुएशन लिखना, उसको बोला जाता है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। और ये जब आपको पता है कि किसी आदमी के माइंड में अगर थॉट्स ज्यादा चल रहे हैं, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं लोनली फील कर रहा है। तो क्योंकि इनकी मदर जो है 13, जब ये 13 ईयर्स की थी तो एक्सपायर हो गई थी, तो उसकी वजह से ये अपने आप को अकेलापन ज्यादा आ गया था इनमें, तो वो कहीं ना कहीं इनके अंदर जो है वो आघात था, तो उसी की वजह से ये जो है विचारों में ज्यादा रहती थी। और इन्होंने अपनी उस थॉट्स को जो है अपनी बुक्स में, अपने वर्क में शामिल किया, और इसी को जो है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस या इंटीरियर मोनोलॉग बोला जाता है। तो गाइस आगे चलते हैं, अभी इनके कुछ वर्क देखते हैं जिनमें हम जो इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उनकी बात करते हैं। गाइस इनका वर्क था मिसेस डॉलवे, जो 1925 के अंदर आया है, और जो है टू द लाइट हाउस, ये जो है इनका वर्क जो है 1927 में आया है। ये दोनों ही जो वर्क हैं इनके, जो रिप्रेजेंट करते हैं या दिखाते हैं, वो किसको दिखाते हैं? लोनलीनेस को, लोनलीनेस एंड लव। ये लोनलीनेस और लव को रिप्रेजेंट करते हैं गाइस। तो आपको जो है ये वर्क है इनके नाम याद रखने हैं, टू द लाइट हाउस, मिसेस डॉलवे। और जो है अगर हम ये कहें कि इसमें जो टू द लाइट हाउस ये इम्पोर्टेंट है गाइस, तो क्योंकि इसमें इन्होंने पूरी, वैसे तो दोनों के अंदर ही स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, या आप ये कहें कि इनके पूरे वर्क के अंदर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को यूज किया है, लेकिन अगर हम ये कहें कि टू द लाइट हाउस, इसके बारे में अगर हम थोड़ी और इन्फॉर्मेशन लें, तो इसमें जो लीडिंग कैरेक्टर है मिस्टर एंड मिसेस रैमसे है, मिस्टर एंड मिसेस रैमसे। और ये जो नॉवल है टू द लाइट हाउस, ये 3 सेक्शंस के अंदर बटा हुआ है, इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। तो गाइस इसके अंदर जो फर्स्ट है इसका विंडो है, एक तो पहले जो सेक्शन का नाम है वो विंडो है, सेकंड है टाइम पासेस, और थर्ड है इसके अंदर जो थर्ड सेक्शन है वो है लाइट हाउस, द लाइट हाउस। सभी जो है ये सिंबॉलिकली यूज किए हैं गाइस वर्जीनिया वुल्फ ने, यानी इनके अंदर जो है एक स्टोरी है, जो पूरी फैमिली जो है हॉलीडे पे जाती है, और इसमें जो एक औरत है यानी मिसेस रैमसे जो है, उसका जो कैरेक्टर है वो बड़ा मतलब अपने आप में पावरफुल भी है, वो सबको केयर भी करती है, लेकिन फिर भी आप खुद अंदर से वो अकेली है। तो यहाँ पे उसी की जो ये कहे कि साइकोलॉजी को दिखाया गया है यहाँ पे तीनों सेक्शन के अंदर। विंडो जो है, विंडो में क्या होता है कि आप अंदर भी होते हो, लेकिन बाहर विंडो से आप करते क्या हो? तो मैंने जैसे बोला कि सिंबॉलिकली है, तो विंडो जैसे लिखा हुआ मैंने, तो विंडो में आप करते क्या हो? विंडो का काम ये होता है कि आप अंदर भी खड़े हो लेकिन बाहर की दुनिया को देख सकते हो। तो ये एक कनेक्टिंग पॉइंट होता है हमारे इंटरनल और आउटवर्ड जो वर्ल्ड होता है उसका। तो यहाँ पे भी विंडो जो सेक्शन दिखाया गया है उसमें यही है कि भाई जो विंडो को इस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि वो अंदर से बिल्कुल अकेली है, लोनली फील करती है, लेकिन फिर भी वो जो है बाहर की दुनिया के साथ जुड़ी हुई है। तो विंडो इस टाइप का सिंबॉलिक लेके चला हुआ है। और ये पूरी स्टोरी जो है कि हॉलीडे पे है, लेकिन आप जो है इसको पूरा स्टोरी वगैरह को पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप इसके एक तो कैरेक्टर के नाम याद रख लीजिए, मिस्टर एंड मिसेस रैमसे, और ये 3 सेक्शन में बटी हुई है। तो विंडो, टाइम पासिस, द लाइट हाउस। तो आगे चलते हैं गाइस, अब इनके अदर वर्क की बात करते हैं। इनका जो नेक्स्ट वर्क है वो है द वेव्स है गाइस। वेव्स ये जो है 1931 के अंदर आया है, और इसके ये जो है मोस्ट, एक किस्म से कहें मोस्ट स्टाइलाइज्ड वर्क है ये वर्जीनिया वुल्फ के द्वारा जितने भी लिखे हुए हैं।
जितने भी वर्क लिखे हुए हैं उनमें सबसे स्टाइलाइज्ड है और इसके अंदर जो है लिमिटेड जो कैरेक्टर्स है उनका यूज किया गया है। तो लिमिटेड कैरेक्टर्स आर यूज्ड इन इट। तो ये अपने आप में वैसे भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट इनका जो है ओरलैंडो है। ओरलैंडो जो वर्क है गाइस, ओरलैंडो की स्टोरी ये है कि मतलब कि एक तो ये थोड़ा सा जो है माइथोलॉजी से रिलेटेड है, यानी कि पुराने टाइम से की कोई स्टोरी का रेफरेंस लेके लिखा हुआ है। और ये जो इस तरह से है कि जो इसके अंदर जो लीडिंग कैरेक्टर है वो 6 मंथ जो है, साल के अंदर 6 मंथ वो जो है मेल की फॉर्म में रहता है, मेल बन के रहता है, और 6 मंथ जो है वो फीमेल की तरह रहता है। तो इस टाइप की स्टोरी है। तो ये भी अच्छा वर्क है इनका, लेकिन सबसे स्टाइलाइज्ड जिसको वर्क को बोले तो द वेव्स है। अब नेक्स्ट करते हैं गाइस। तो गाइस इनका जो नेक्स्ट वर्क है द ईयर्स है। ईयर्स ये जो है मोस्ट कन्वेंशनल इन टेक्निक, यानी कन्वेंशनल टेक्निक में लिखा हुआ है। और जो इनका वर्क है बिटवीन द एक्ट्स, ये जो है इनका जो वर्क है गाइस जो है पोएटिक फॉर्म में लिखा हुआ है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये इकलौता ऐसा है जो पोएटिक फॉर्म में लिखा हुआ है। तो पोएटिक फॉर्म इज यूज्ड इन इट। तो गाइस ये जो है हमारा टॉपिक था वर्जीनिया वुल्फ से रिलेटेड। ये जो सभी वर्क आपको याद करने हैं आपके स्टेट के एग्जाम के लिए, क्योंकि जो मॉडर्न राइटर हैं उनके बारे में पूछा जाता है इसके अंदर, और इसमें जो टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में भी पूछा जाता है। तो मैंने आपको जो है इसने जो टेक्निक यूज़ की है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की, वो भी बता दिया है, इसके वर्क भी बता दिए हैं। आई होप कि ये आपके लिए जो हेल्पफुल होगा। तो थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग।